अरे ये तो सच में पागल हो गया। अरे विचित्र पक्षी का पंख लाने में एक बूढ़ी गाय को साथ लेकर गया है। अरे सच में इसको तो पता नहीं है जो इसके साथ क्या क्या होने वाला है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इसे सही सलामत यहाँ ले आए, बस। फिर रामू और गौरी राजमहल पहुँचे। प्रणाम महाराज, मैं रामू हूँ। अरे रामू, तू ये इस गाय को साथ लाया है? महाराज, मैं उस विचित्र पक्षी का पंख ला दूंगा, पर बदले में आप मेरे बेटे का इलाज शुरू करवा दीजिए। पहले पंख लेकर आएगा तू ना? मैं वो पंख लेकर आऊंगा, चाहे मैं जान भी दे दूं, पर आपको वो पंख जरूर ला कर दूंगा। लेकिन तब तक मेरा बेटा मर जाएगा। आप अपने राजवैद्य से कहकर मेरे बेटे को तब तक का इलाज करवा दीजिए। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम वो पंख लेकर आ जाना। जी महाराज, मैं वो पंख जरूर लेकर आऊंगा। पर ध्यान रखना रामू, ये कोई साधारण काम नहीं है, बच्चों का खेल भी नहीं है, इसलिए संभाल कर जाना। धन्यवाद, मैं संभल कर जाऊंगा और वो पंख लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर रामू अपनी गौरी को लेकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर ही जाने के बाद गौरी बोल पड़ी, मालिक, मालिक, गांव वाले सब इतनी अजीब तरह से उस रहस्यमयी पक्षी के बारे में बात क्यों कर रहे थे? अच्छा हुआ तुमने बोला। वो सब डरते हैं क्योंकि वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। कई साल पहले हमारे दादाओं के जमाने में वो इस राज्य में आई थी। तब सुना था बहुत बड़ी घटना घटी थी। अब इस बार भी आई है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ भी हो जाए मालिक, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तो मैंने तुमको अपने साथ लिया है, क्योंकि तुम जानती हो तुम कोई साधारण गाय नहीं हो। दुनिया समझती है तुम बस एक बूढ़ी गाय हो, पर तुम मेरी शक्ति हो, ये कोई नहीं जानता। हाँ मालिक, ये रहस्य हम दोनों के बीच ही रहेगा कि मैं बात कर सकती हूँ और मेरी भाषा आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आखिर साधु महाराज ने वरदान ही यही दिया था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब चलो जल्दी आगे चलते हैं। फिर रामू और गौरी इतना कहकर दोनों घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। 2 दिन बीत गए और रामू और गौरी बिना रुके चलते रहे। मालिक, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मैं अब नहीं चल पाऊंगी। गौरी, हिम्मत रख, हम दोनों साथ हैं तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होगा। हम लोग ये कर लेंगे, बस हौसला रख। मालिक, क्यों नहीं। फिर गौरी हिम्मत करके आगे बढ़ी और थोड़ी दूर जाने के बाद जोर से आंधी आ जाती है। गौरी, गौरी संभाल कर, आंधी आ रही है। अगर हम पीछे हट गए तो फिर कभी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस आंधी में ही आगे चलना होगा। मालिक, आप मेरी पूंछ पकड़ लो ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आंधी को पार करते हैं। हाँ, कितनी रेतीली आंधी थी। अगर हम दोनों ने अकल से काम न लिया होता तो इस आंधी में तो कहां से कहां चले जाते होते अपन, है ना? मालिक, हम दोनों हैं ना, तो हर एक पड़ाव को पार कर लेंगे। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। मालिक, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। कुछ खाने को दे दो ना। ठीक है, रुक गौरी, मैं तुम्हारे लिए कोई फल या हरी घास देखता हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ पेड़ हैं, घास पर नजर नहीं पड़ रही। हाँ गौरी,
यहाँ पर तो खाने लायक कुछ भी नहीं है। थोड़ा और आगे चलो, हमें कुछ मिल जाए। हाँ। दोनों हिम्मत करके थके हारे थोड़ा और आगे जाते हैं और मायावी जंगल में घुस जाते हैं। अरे गौरी, अरे तू तो यहाँ दो दिख रही है, इधर भी तू और इधर भी तू। हैं? मालिक, आप भी मुझे दो दिख रहे हो। आप असली कौन हो और नकली कौन हो? अरे ये अब हमारे साथ क्यों हो रहा है? अब हम क्या करें? मालिक, मैंने आपको पहचान लिया। आप रुकिए। फिर गौरी रामू के पास जाती है। मैंने आपको पहचान लिया मालिक। आपकी परछाई जो असली होती है उसकी परछाई होती है, और जो नकली होती है उसकी परछाई नहीं बनती है। नकली छाया गायब हो जाती है। तुमने तो कमाल कर दिया गौरी। मालिक, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये मायावी जंगल है। हम दोनों को सोच समझकर चलना होगा। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें 4 नदी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें खतरनाक जानवर थे। गौरी, अब हम क्या करें? इसमें से कौन सी असली नदी है और कौन सा असली जानवर? हमें समझ में नहीं आ रहा है। मालिक, ये भ्रम जाल है, नदी का भ्रम जल है। हमें सोच समझकर पांव रखना होगा। अगर हमने गलत नदी में पांव रख दिया तो हमेशा के लिए पाताल लोक में चले जाएंगे। तो अब हम क्या करें? कैसे इनमें से असली नदी को पार करेंगे? हाँ? मालिक, नीचे झुक जाइए। ये एक अदृश्य शक्ति आप पर हमला कर रही है। फिर रामू नीचे झुक गया। वो चला गया। अब आप सीधे हो जाइए। अरे ये क्या? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और तुम कैसे देख सकती हो? मालिक, क्योंकि मैं वो चीज भी देख सकती हूँ जो मनुष्य नहीं देख सकता, इसलिए मैंने वो हमला देख लिया और आपको बचा लिया। अब बस आप अपने हृदय पर हाथ रखिए और सही नदी चुनिए। हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाना। गौरी और रामू दोनों एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। भ्रम की नदी गायब हो जाती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हमने ये भी परीक्षा पार कर ली। हाँ मालिक, हम सारे खतरे पार कर सकते हैं। दोनों थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें 4 एक जैसी दिखने वाली घायल चिड़िया दिखाई देती हैं। अरे अब ये क्या? 4 चिड़िया एक जैसी। इसमें से हम किसकी मदद करें? हाँ? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। असली चिड़िया को पहचानो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। और अगर तुमने गलत चिड़िया को चुना तो हमेशा के लिए इसी मायावी जंगल में फंसे रह जाओगे। गौरी, इन चारों में से कौन सी असली है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मालिक, मैं देख रही हूँ। मेरी आँखों से पता चल गया है कौन असली है। तो फिर क्या करोगी? मैं इसे उठाकर आपको दे दूंगी। गौरी असली चिड़िया के पास जाती है और उसे उठाकर रामू के पास लाती है। वाह गौरी वाह, तुमने कैसे पहचान लिया? मालिक, मेरी आँखों ने समझ लिया, असली वही है। तुरंत बाकी 3 रूप गायब हो जाते हैं और असली चिड़िया आकाश की ओर उड़ान भरती है। देखो गौरी, जंगल का रास्ता खुल गया है। अब जल्दी चलो, उस रास्ते में हमें आगे बढ़ना है। हाँ मालिक, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तभी एक मिट्टी का विशाल महल उनके सामने खड़ा होता है। गौरी, लगता है हम दोनों को इस महल के अंदर चले जाना चाहिए। चलो चलते हैं। फिर दोनों डरते डरते उस महल के अंदर जाते हैं। भीतर जाने पर असंख्य चिड़िया थीं। अरे ये क्या गौरी? अरे यहाँ पर तो बहुत सारी चिड़िया है। इसमें से विचित्र पक्षी कौन सा है? हाँ? तभी सभी चिड़िया हट जाती हैं और सिंहासन पर एक विचित्र पक्षी बैठा होता है। आओ आओ गौरी, रामू,
बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हें हमारे इस राज्य में? पक्षी महाराज, मुझे आपका पंख चाहिए। मेरा पंख? पर तुम्हें मेरा पंख क्यों चाहिए? पता नहीं, पर महाराज ने मुझे कहा है आपका पंख लाने के लिए। अच्छा तुम नहीं जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे पंख में राजकुमारी की आत्मा है। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी की आत्मा आपके पंख में? मैं बहुत दिनों से पाताल लोक में रह रहा था, पर जादूगरनी ने घोर तपस्या करके मुझे पाताल लोक से फिर धरती लोक पर बुलाया है, और उसने मुझसे बस इतना मांगा है कि मैं राजकुमारी की आत्मा को अपने पंख में रख लूं। इसलिए मैंने उसकी आत्मा को अपने पंख में लेकर यहाँ चला आया। अब मुझे वो पंख चाहिए, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। आप मुझे वो पंख दे दो। मैं तुझे ऐसे तो नहीं देने वाला हूँ। कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें दूंगा। भला गरीब आदमी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सोच ले, तुझे सबसे कीमती चीज देनी होगी। मेरे पास अगर सबसे कीमती चीज है तो मेरी गौरी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तुम्हारी गौरी की बलि चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इसकी बलि मैं नहीं दे सकता हूँ। मालिक, मालिक, अगर मेरी बलि देने से आपके बेटे की जान बच सकती है, मालकिन खुश हो जाएंगी और राजकुमारी की भी जान बच जाएगी। मेरी बलि देने से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है, तो मुझे ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। आप मेरी बलि दे दो। ठीक है, अगर आप मेरी गौरी की बलि लेकर मुझे वो पंख दे सकते हैं तो गौरी भी तैयार है, और मैं भी, क्योंकि मैं सबकी जिंदगी आजाद करवाना चाहता हूँ। मान गए तुम्हारी बात को, और तुम्हारी गौरी को भी। तुम दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। भला कोई एक दूसरे के लिए इतनी हद तक कैसे जा सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें पंख जरूर दूंगा, और मुझे तुम्हारी गौरी की बलि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी निर्दोष की बलि नहीं लेता। ये तो बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तू किस हद तक जा सकता है, लेकिन तुमने मेरी सारी परीक्षा पार की है, इसलिए तुम्हें वो पंख मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये तुम्हें पंख दूंगा तो जादूगरनी भी जरूर आएगी, और तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। मैं एक साधारण आदमी हूँ, एक जादूगरनी का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा? तुम घबराओ मत। मेरे जो पंख हैं, यही पंख तुम उस जादूगरनी पर फेंक देना, जिससे उसके सारे कर्मों की सजा उसे मिल जाएगी। मैं उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने मेरी पूजा की थी, मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था, लेकिन उसकी पाप नियति उसके मृत्यु के करीब ले गई है, इसलिए इसका खात्मा तुम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जल्दी से जाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, और ध्यान रखना, पूर्णिमा की रात से पहले पंख राजकुमारी तक पहुँचना चाहिए, वरना वो हमेशा के लिए मर जाएगी। फिर गौरी और रामू जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और सारे खतरों को पार करके राज्य लौट आते हैं। अब बस थोड़ी देर और गौरी, फिर हमने सारे खतरे पार कर लिए। बस अब किसी तरह हम महाराज के पास सही सलामत पहुंच जाए। तभी गोपाल उसे देख लेता है। अरे अरे, ये तो सच में वो पंख लेकर लौट आया। मुझे किसी तरह ये पंख हासिल करना होगा, और राजा से जाकर ढेर सारा इनाम मैं हासिल करूंगा। मुझे किसी तरह इसे चुराना होगा। गोपाल जल्दी से रामू के पास जाता है। अरे रामू, तू ये पंख कौन सा लेकर आए हो? हैं? वही विचित्र पक्षी का पंख लाया हूँ। क्या? विचित्र पक्षी का पंख? अरे ये तो कुछ मामूली पंख जैसा दिखता है, दिखाओ तो। रामू पंख दिखाता है। अरे ये तो लग नहीं रहा विचित्र पक्षी का पंख है। रुको, मैं इसे देख कर आता हूँ, किसी को मत बताना। तुम क्या कर रहे हो?
मैं खुद जाकर महाराज को दिखाऊंगा। फिर गोपाल पंख लेकर जल्दी से राज दरबार चला जाता है। अरे गौरी जल्दी चलो, वो हमारी मेहनत चुरा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मालिक क्यों नहीं। फिर दोनों गोपाल के पीछे पीछे राज दरबार पहुंचते हैं। कहो रामू, तुम पंख ले आए हो? महाराज मैं पंख लाया हूँ, ये देखिए विचित्र पक्षी का पंख। ये तो पंख तुम लाने वाले थे, फिर ये गोपाल कैसे लाया? महाराज ये पंख लेकर मैं ही आया था, पर इस गोपाल ने मेरे गांव की सीमा पर आते ही मुझसे पंख देखने के लिए मांगा और लेकर राज दरबार आ गया है और मेरे किए गए काम को अपना नाम दे रहा है। नहीं महाराज ये झूठ है, मैं ये पंख लेकर आया हूँ। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तभी अचानक गोपाल के हाथ से पंख गायब हो जाता है और रामू के हाथ में आ जाता है। देखा महाराज, मैं सच कह रहा था, ये पंख मेरे पास आ गया। रामू तुमने सच कहा, ये झूठ को सजा मिली। सैनिकों, गोपाल को पकड़कर कारावास में डालो। किसी की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, वो भी मेरी राजकुमारी की जान के साथ। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मौका मिलेगा तभी तो तू करेगा, हैं? अब अपनी गलती की सजा अब भुगतो। फिर सैनिक गोपाल को लेकर चले जाते हैं। तभी अचानक जादूगरनी आती है। किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे किए गए जादू को तोड़ना चाहता है? जादूगरनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा। तू एक मामूली इंसान है और मैं सबसे सर्वशक्तिशाली जादूगरनी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू नहीं जीत सकती। तू कितनी भी शक्तिशाली है, पर तू पाप है और हम लोग इंसान ही है, पर कोई पाप नहीं किए हैं। इतना कहकर रामू अपने हाथ से पंख लेकर जादूगरनी पर फेंक देता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये असंभव था। फिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तभी जादूगरनी जलकर भस्म हो जाती है। रामू, तुमने ये कैसे कर लिया? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, उस विचित्र पक्षी ने बताया था कि ये पंख ले जाते ही जादूगरनी आएगी, तो इसे फेंक कर उसकी हत्या करना था। उसने घोर तपस्या और जादू किया था, पर उसका अंत हो गया। जल्दी अब मेरी राजकुमारी के पास चलो, उसे भी ठीक करना है। जी महाराज, मैं चलता हूँ और राजकुमारी भी ठीक हो जाएगी। फिर रामू राजकुमारी के कमरे में जाकर पंख राजकुमारी के सर पर रखता है। तभी राजकुमारी उठ जाती है। क्या हुआ पिताजी? मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। कुछ नहीं पुत्री, बस तुम आज थोड़ा ज्यादा सोई थी, अब ठीक हो जाओगी। रामू, तुमने मेरी पुत्री को ठीक कर दिया और जादूगरनी के काले जादू को भी हमारे राज्य से मुक्त किया। इसलिए मैं तुम्हें राज दरबार में सेनापति का पद दूंगा, क्योंकि पिछले सेनापति की जगह खाली है और तुम्हारे ये साथी गौरी, इसे भी हर सुख सुविधा मिलेगी जो एक शाही गाय को मिलनी चाहिए। और रामू, तुम्हारा बेटा भी जैसे मैंने वादा किया था अब पूरी तरह से स्वस्थ है और तुम्हारी पत्नी के पास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। नहीं रामू, तुमने मेरे दुख दूर किए हैं। मेरी बेटी को जीवन दान देकर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। फिर कुछ ही दिनों में रामू, गौरी और सीता की जिंदगी बेहतर हो जाती है। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा उल्टा सीधा कहती रही, लेकिन आज गौरी की वजह से आप वो कार्य करने में सफल हो गए जो कोई विद्वान भी नहीं कर सकता था। हमारी जिंदगी सुधर गई, हमारा बेटा भी ठीक है
और अब हम अमीर भी हैं। इसलिए तो गौरी हमें किसी को बोझ, सब में कुछ न कुछ गुण होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वक्त आने पर हमारे काम जरूर आता है। उस दिन से गौरी अब केवल एक गाय नहीं रही, वो त्याग और प्रेम का प्रतीक बन गई। राज्य फिर से समृद्धि में डूब गया। रामू, उसकी पत्नी, बेटा और गौरी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।